मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं तुगलक वंश इससे पहले जो पढ़ाया था मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद में जो उत्तराधिकारी कौन बनता है, मोहम्मद तुगलक के बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बनता है, फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि 1350 और 51 ईस्वी में गुजरात में विद्रोह गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो वहाँ का जो विद्रोह नेतृत्व कर रहा था तागिया तरगी, जो गुजरात में विद्रोह हुआ था, उसमें स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसमें स्वयं विद्रोह को दमन करने के लिए गया था, जिससे के लिए जब वहाँ का जो शासक था, जो विद्रोह कर रहा था, विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था तागिया तरगी, तो उसको जब पता पड़ा कि स्वयं सुल्तान आ रहा है, जिससे कि वो डर के मारे कहाँ चला गया, सिंध की तरफ। और सिंध की तरफ चला गया कौन, तागी या तरगी। तो उसका पीछा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया, जिससे कि 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के बाद में, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि ऐसा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान नहीं थी, जिससे कि उत्तराधिकारी बनाना जरूरी था, इसलिए थट्टा के निकट, ठीक है, मृत्यु भी इसकी थट्टा के निकट ही होती है। थट्टा के निकट जो अमीर शाही शिवर था, अमीर लोग और उलेमा लोग, अमीर और उलेमा, ठीक है, वर्ग के लोग एक वहाँ पर सभा करते हैं, और सभा के परिणाम में स्वरूप यह निकलता है कि वो फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बना देते हैं, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाने के बाद में, और फिरोज तुगलक बनाने के बाद में थट्टा के निकट 22 मार्च 1351 में इसका राज्याभिषेक हो जाता है, किसका, फिरोज शाह तुगलक का। और फिर पुनः, ठीक है, पुनः अगस्त में 1351 में दिल्ली में राज्याभिषेक होता है, किसका, फिरोज शाह तुगलक का। क्योंकि ऐसा है कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में होती है, और 22 मार्च 1351 में शासन बना देते हैं उलेमा और अमीर वर्ग के लोग। फिरोज शाह तुगलक पर जब राज्याभिषेक होता है थट्टा के निकट, उसके बाद में जो पुनः राज्याभिषेक होता है वो दिल्ली में होता है, जो अगस्त 1351 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो ये इसको सुल्तान बन जाता है, दिल्ली सल्तनत का राजगद्दी पर बैठ जाता है। और राजगद्दी पर बैठने के बाद में एक बात और, जो ये फिरोज शाह तुगलक है, इससे पहले सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक से पहले, जो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, इसका एक भाई रहता है रज्जब, ठीक है, इसका गयासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश का संस्थापक और तुगलक वंश का प्रथम शासक था, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक का एक भाई था रज्जब, ये रज्जब का पुत्र होता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की माता एक हिंदू थी, और जिसका नाम था नेला, ठीक है, और जिसका नाम था नेला भाटी या भट्टी। तो ये किसकी लड़की होती है, ये एक जो राणामल, ठीक है, ये राणामल की पुत्री होती है नेला भाटी। जो राणामल था, ये दीपालपुर का जो शासक, दीपालपुर के भाटी मतलब दीपालपुर का राजा था, और राजपूत राजा था राणामल, इसकी पुत्री होती है नेला भाटी। तो उसके नेला भाटी की जो पुत्री होती है, और ये दीपालपुर यह पूर्वी पंजाब हिसार जिले में है, पड़ता है। तो इसकी पुत्री होती है कौन, नेला भाटी, जो फिरोज शाह तुगलक की माता होती है। अब एक बात और, ये आपको मैंने बताया कि 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार थट्टा के निकट होता है 22 मार्च 1351 में, दूसरी बार जब दिल्ली में बैठता है अगस्त 1351 में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है दोबारा, ठीक है। उसके बाद में अनुयायी था किसका, जो सूफी चिश्ती था, वो बाबा फरीद का अनुयायी था। और 1374 ईस्वी में बहराइच में, ठीक है, एक बहराइच में संत युद्ध थे, बहराइच में एक संत थे, ठीक है, बहराइच के एक योद्धा था संत, जिनका सैयद सलार मोहम्मद गाजी या मसूद गाजी के दरगाह पे भी जाता है। और एक बार सपने में आता है कि इस बाबा गाजी साहब ने इसको दर्शन दिया था फिरोज शाह तुगलक को, और ये वहाँ दरगाह पे जाकर अपना मुंडन करवाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब इसको फिरोज शाह एल्फिस्टन ने, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा करते हुए इसको क्या कहा है कि दिल्ली सल्तनत युग का
अकबर बताया। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, एक बार देख लें। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388। ठीक है, 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक काल। यह पूर्व सुल्तान गयासिन तुगलक का भाई रज्जब का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक की माता हिंदू थी। उसकी माँ नैला भाटी दीपालपुर की भाटी राजपूत शासक राणामल की पुत्री थी। यह पूर्वी पंजाब के हिसार जिले के थे। ठीक है, कहाँ के? हिसार जिले के थे। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था तथा उसकी मृत्यु के बाद थत्ता के शाही शिवर में, थत्ता के निकट शाही शिवर में अमीर वर्ग उलेमा वर्ग फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान चुना था। और सर्वप्रथम इसका राज्याभिषेक हुआ था उसी समय में 22 मार्च 1351 ईस्वी में, क्योंकि 20 मार्च 1351 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। उसके 2 दिन बाद ही 22 मार्च 1351 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक कराया था। फिरोज शाह तुगलक पुनः, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक पुनः राज्याभिषेक अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में। और फिरोज शाह तुगलक चिश्ती सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था और वह 1374 ईस्वी में बहराइच के योद्धा संत शेर सलार मोहम्मद गाजी उर्फ मसूद गाजी की दरगाह का दर्शन करने गया था। एक बार गाजी साहब सुल्तान के स्वपन में आए थे और उनके आदेश से अपना सिर मुड़वा लिया था। उसके बाद में एल्फिंस्टन के अनुसार, एल्फिंस्टन आधुनिक काल इतिहासकार था, एल्फिंस्टन क्या कहता है कि फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा करते हुए इसे सल्तनत युग का अफसर अकबर बताया है। मतलब अफसर, सॉरी नहीं, अकबर बताया है। किसने? एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा करते हुए क्या बताया इसको? सल्तनत युग का अकबर बताया है। किसने? एल्फिंस्टन ने। अब बताता हूँ मैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक का शासन काल कब से कब तक था? तो 1351 से 1388 था। ठीक, या फिर पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन तुगलक वंश का शासक राजगद्दी पर बैठा था या शासक बना था? तो कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक कौन था और ये किसका पुत्र था? तो फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का एक भाई था रज्जब, ये उसका पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की माता एक हिंदू थी, ठीक, जिसका नाम नैला भाटी थी। और नैला भाटी कौन थी? राणामल की पुत्री थी, जो दीपालपुर का शासक था, राजपूत शासक, उसकी पुत्री थी। राणामल की पुत्री थी कौन? नैला भाटी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के 2 बार राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के मामले में इसकी डेट भी पूछी जाती है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऐसे इनमें से कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था या 2 बार राजगद्दी पर बैठा था। पहली बार ये थत्ता के निकट 22 मार्च 1351 में बैठा था। दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली पर बैठा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ये किसका अनुयायी था? ये बाबा फरीद का अनुयायी था। और 1374 ईस्वी में बहराइच का एक दरगाह था। ये किसकी दरगाह पर जाता था? ये बहराइच में एक दरगाह है, जो दरगाह का नाम है, एक योद्धा संत थे सैयद सलार मोहम्मद गाजी। और ये सैयद सलार वही हैं मोहम्मद गाजी, इसने युद्ध भी लड़े थे पीछे वाले में। इसका वर्णन मैंने बताया था बीच में, वो यही हैं। ये वजीर भी रहे थे, सेनापति भी रहे थे। तो इनकी वहाँ पे एक इनकी दरगाह है, काफ़ी प्रसिद्ध। ये संत भी थे, बाद में संत बन गए थे, इसलिए ये बहराइच में योद्धा संत, इसलिए इसका आगे योद्धा इसलिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे और बाद में संत हो गए थे। ठीक है, और काफ़ी फेमस संत हो गए थे उस टाइम पे। तो सैयद सलार मोहम्मद गाजी या मोहम्मद गाजी या मसूद गाजी, ये मसूद गाजी था, जो कई बार इसका वर्णन भी दिया जाता है आपके पिछले बारे में, जो आपका काके में जो वंश चला था तुगलक वंश से पहले भी, इसका खिलजी वंश में भी इसका वर्णन है। तो ये बात अलग है, उसको बाद में मैं पीछे बताया था। तो इसके दरगाह में जाता था हर एक साल, और सर्वप्रथम जो दरगाह में गया था 1374 में गया था। और एक बार इनके सपने में दर्शन हुए थे, किसके? गाजी ने सपने में दर्शन दिए थे फिरोज शाह तुगलक को, दरगाह गया था, जिससे कि इसने अपने सिर मुड़वा लिया था वहाँ जाके। ठीक है,
और एल्फिंस्टन ने क्या बोला था, ये काफ़ी एग्जाम में परिभाषा या एग्जाम में कथन किया जाता है कि सल्तनत युग का अखबार बताया, किसने बताया था? एल्फिंस्टन ने। ठीक है, किसको बताया था? किसको बताया था? फिरोज शाह तुगलक को। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की कथा थी तारीके फिरोजशाही। ठीक है, किसकी थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी तारीके फिरोजशाही कि इसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल से शुरू से लेकर आखिर तक इसमें इसका वर्णन है। और कुछ ग्रंथ थे जिन राइटर थे वर्णी अफीम ने भी फिरोज शाह तुगलक के अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। उसके बाद में इसका एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, किसका? फिरोज शाह तुगलक का राजकीय इतिहासकार था जिसका नाम था शम्स-ए-सिराज अफीम। ठीक है, पूरा नाम है अफीम का, ये शम्स-ए-सिराज अफीम। एक कौन था? ये राजकीय इतिहासकार था जिसने तारीख फिरोजशाही ग्रंथ भी लिखा था। तो क्या है कि जब ये शासक बन जाता है, शासक के बनने के बाद में तुरंत एक उसका वजीर होता है मलिक मकबूल। ठीक है, मलिक मकबूल को एक उपाधि देता है, जो उपाधि थी खाने जहां। ठीक है, खाने जहां की उपाधि देते हुए मलिक मकबूल को ये वजीर बनाता है। और एक बात और, थोड़ी सी एक बात बताता हूँ मलिक मकबूल की, कि जो मलिक मकबूल था ये तेलंगाना का ब्राह्मण था। कौन? मलिक मकबूल तेलंगाना का ब्राह्मण था और इसने इस्लाम धर्म को कबूल कर ठीक है ये मुसलमान बन गया था। और इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, जैसे इसको उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां, तो इसकी एक दूसरी उपाधि भी है खान-ए-जहां तेलंगानी भी कहा जाता है, जिसको खान-ए-जहां तेलंगानी भी कहा जाता है। किसको? मलिक मकबूल को। और ये मलिक मकबूल था जो मैंने बताया तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। इसने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में मुसलमान बन गया था, जिससे कि ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर बनता है। और वजीर बनने से फिरोज शाह तुगलक इसको एक उपाधि देता है खाने जहां की, और दूसरी उपाधि भी इसकी खाने जहां तेलंगाना की। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना का था तो खाने जहां तेलंगानी भी इसको बोला जाता है। ये इतना प्रसिद्ध था और इतना शक्तिशाली था और ये बुद्धिमानी था कि इसको जो तुगलक वंश में, ठीक है, तुगलक वंश में सर्वप्रथम शक्तिशाली वजीर और शक्तिशाली वजीर के साथ साथ दिमागदार वजीर था। ये जितने भी पीछे सल्तनत काल आए थे, जो पीछे भी जो गुलाम हुए थे, जो पीछे भी वंश हुए थे, जो राजा के शासक बन रहे थे, जो वजीर बन रहे थे, क्योंकि ये वजीर पद पे तो था पर ये बहुत बुद्धिमान था, इसलिए तुगलक वंश में, ठीक है, क्योंकि इसका सर्वाधिक अधिकार और संपूर्ण शक्तिशाली, ठीक है, वजीर हुआ, इसलिए कहा गया कि विजारत का मतलब होता है वजीर की सत्ता का सर्वाधिक विकास तुगलक वंश में हुआ था। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि मलिक मकबूल ही था जिसमें तुगलक वंश में सबसे ज्यादा वजीर जो पद था, संपन्न पद था, शक्तिशाली पद था, इस वजीर के जाता है किसको? मलिक मकबूल को। और कहा गया है कि विजारत बोला जाता है वजीर की सत्ता का सर्वाधिक विकास किस वंश में हुआ था? तुगलक वंश में हुआ था। ठीक है, तो तुगलक वंश में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक को महान इसलिए बोला जाता है, महान सिद्ध करने वाला क्या था कि ये धार्मिक उलेमा, ठीक है, क्योंकि धार्मिक उलेमा वर्ग थे, इसलिए इसको महान संत भी बोला जाता है। सुल्तान ने काजी का पद, मुफ्ती का पदों पर उलेमा वर्ग को ही, क्योंकि उससे पहले कोई उलेमा वर्ग को नहीं इस पद पर बैठाते हैं, और ये फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम अपने काजी पद पर और आपका मुफ्ती पद पर किसको नियुक्त किया था? उलेमा वर्ग को नियुक्त किया था। और संपूर्ण जो उसकी न्यायिक मतलब संपूर्ण जो न्याय करते थे
ये दोनों करते थे, काजी और मुफ्ती, ठीक है। उनको भी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं को दे दी थी, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसको? काजी मुफ्ती पदों पर जब उलेमा को नियुक्त किया था तो संपूर्ण न्यायिक मतलब न्यायालय जो न्याय होता था, ये संपूर्ण अधिकार किसको दे देते? इनको दे दिए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले शरीयत के अनुसार शासन प्रारंभ किया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जो शरीयत के अनुसार उसने शासन प्रारंभ किया था उलेमा और अमीरों वर्ग के लेकर, और उसने शरीयत के अनुरूप, ठीक है, उसने शरीयत के अनुरूप 4 कर, जो एक आपका जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर और खराज कर, ये 4 लागू किए थे। और उसने फिरोज शाह तुगलक ने 24 जो गैर इस्लामी करों को समाप्त किया था, जो काफी कष्टदायक होता था, और उसमें इतना कष्टदायक होता था कि काफी लोग वहाँ के परेशान होते थे। जो गैर इस्लामी जो कर था वो कितने थे? 24 कर थे। उसको किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो उस कर से जो आय मिलती थी, जो गैर इस्लामी करों से प्राप्त आय मिलती थी, उसको बोला जाता था क्या? आबाब। क्या बोला जाता? आबाब। क्या बोला जाता था इसको? आबाब, ठीक है। अब देखें इस प्रकार तारीख फिरोज शाही फारसी में लिखी गई थी, ठीक है। किसका आम कथा थी? फिरोज शाह तुगलक की थी। और इसमें वर्णित तथा अफीम ने भी इसमें फिरोज शाह तुगलक के अपने ग्रंथों में वर्ण किया है, ठीक है। और इसका राजकीय इतिहासकार कौन था? शाह सिराज, मतलब अफीम था, ये राजकीय इतिहासकार, ठीक है, अफीम था। और खाने जहां, ठीक है, किसकी? खाने जहां की उपाधि किसको दी थी? मलिक मकबूल को। मलिक मकबूल कौन था? वजीर था फिरोज शाह तुगलक का। ये तेलंगाना के ब्राह्मण था। इसे इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में मुसलमान बन गया था, और मुसलमान बनने के बाद में इसको दूसरी उपाधि भी थी, जो आपको जैसे यहाँ पर खाने जहां ने फिरोज शाह तुगलक ने दी थी मलिक मकबूल को, जो वजीर था, उसकी दूसरी उपाधि थी, क्योंकि तेलंगाना का रहने वाला था, तो खाने जहां तेलंगानी में इसको बोला जाता था। किसको? मलिक मकबूल को। और यह है सल्तनत युग का सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यह है सल्तनत युग का सर्वाधिक अधिकार संपन्न एवं शक्तिशाली वजीर हुआ। कौन? मलिक मकबूल। और इसलिए कहा गया कि विजारत किसको जाता है? वजीर की सत्ता। विजारत मतलब वजीर की सत्ता का सर्वाधिक विकास तुगलक युग में हुआ था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक को महान सिद्ध करने वाले धार्मिक उलेमा वर्ग हैं। और सुल्तान ने काजी तथा मुफ्ती, इस पर काजी तथा मुफ्ती पदों पर उलेमा को ही नियुक्त किया था, ठीक है, उलेमा को नियुक्त किया था। और संपूर्ण न्यायिक मतलब न्याय करते थे। उस जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? काजी और मुफ्ती को सौंप दी थी, ठीक है, सब इसको डाल देती आप न्याय व्यवस्था को। आप देखिए दोनों। और फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार, किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार शासन प्रारंभ किया था। उसने शरीयत के अनुरूप 4 कर, कौन कौन से? जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर और खराज कर लागू किए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक गैर इस्लामी कर, कितने? 24 कष्टदायक गैर इस्लामी करों को समाप्त घोषित किया गया था। और गैर इस्लामी करों से प्राप्त आय को क्या बोला जाता? आबाब कहा जाता था, जो फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहाँ से क्वेश्चन जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्म कथा का नाम बताएं, ठीक है। तो वहाँ तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक का शाही इतिहासकार कौन था? जो राज के इतिहासकार था वो कौन था? आपका अफीम था। और किसने वर्ण दिया है इसको? वर्णी ने भी वर्ण दिया है और अफीम ने भी वर्ण दिया है। और अफीम का पूरा नाम शमसी सिराज अफीम। इसके ग्रंथ भी लिखा था इसने, तारीख फिरोज शाही भी ग्रंथ लिखा था। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक का वजीर क्या नाम था? मलिक मकबूल। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल को किसकी उपाधि दी थी जब वजीर बनाया था? खाने जहां की उपाधि, ठीक है। मलिक मकबूल इससे पहले क्या था? इससे पहले तेलंगाना का एक ब्राह्मण था, ठीक है।
और ब्राह्मण होने के बाद में इसने इस्लाम धर्म को कबूल किया, और जिससे कि ये इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में इस्लाम हिंदू से धर्म परिवर्तन करने के बाद में ये मुसलमान बन जाता है। और मुसलमान बनने के बाद में क्या ये वजीर बन जाता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का, मलिक मकबूल के नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ जाता है। और इसकी दूसरी उपाधि भी थी। दूसरी उपाधि कौन सी थी? खाने जहां तेलंगानी, खाने जहां तेलंगानी इसकी दूसरी उपाधि थी। और एक बात और, सर्वाधिक विकास तुगलक जो सर्वाधिक विकास जो वजीर का हुआ था, तो उसमें तुगलक वंश में कौन वजीर था जो सर्वाधिक विकास और शक्तिशाली वजीर बना था? कौन था? मलिक मकबूल। ठीक है, और सर्वाधिक विकास तुगलक युग में हुआ था। किस पद का? वजीर पद का। यह ऑप्शन दे देगा पांचों में: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनमें से ऐसा कौन सा वंश था जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न अधिकार जो मिले थे वजीर को? किसके शासनकाल में मिले थे या किस वंश में मिले थे? तो तुगलक वंश में। शासनकाल कौन है? शासक कौन था? शासनकाल किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है। और इसकी महान सिद्ध करने वाले कौन लोग थे? उलेमा वर्ग। ठीक है, काजी और मुफ्ती को पदों पर किसको नियुक्त किया था फिरोज शाह तुगलक ने? उलेमा वर्ग के लोगों को। ठीक है, उसके बाद में उनको क्या पद दिया था और किसकी इसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी दे दी थी? तो किसकी? न्याय की। मतलब इन दोनों को न्याय की जिम्मेदारी फिरोज शाह तुगलक ने दे दिया था। इसने 4 कर की स्थापना की थी। 4 कर शरीयत के अनुसार, क्योंकि इसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या शासन किया था? शरीयत के अनुसार शासन प्रारंभ किया था। और उसी शरीयत के अनुसार इसने 4 कर निकाले। इसमें पहला कर जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर, खराज कर। ये भी एग्जाम में सवाल बहुत पूछा जाता है, क्योंकि पूरा एक लिस्ट दे देंगे, उसमें से 3 कर लगा देंगे कि इनमें से कौन सा है जो फिरोज शाह तुगलक ने कर नहीं लगाया। ठीक है, 3 दे देंगे सही, 1 दे देंगे आउट, या फिर कहेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया है, 3 अलग दे देंगे, 1 इनमें दे देंगे। ये बहुत क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये आप लोग जानते हैं। जजिया का, जकात का, खुम्स का और खराज का। और ये मैं एक कर बनाऊंगा बाद में, एक वीडियो बनाऊंगा पूरा, तो पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, और एक बात और, इसने 24 गैर इस्लामिक कर थे जो कष्टदायक कर थे, उसको समाप्त किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो गैर इस्लामिक कार्य से आय जो प्राप्त होती थी उसको क्या बोला जाता है? आबाब कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आबाब। ये जैसे पेपर में दे दिया आबाब। आबाब क्या है? तो आबाब क्या है? गैर इस्लामी करों से प्राप्त आय जो ले जाती थी उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? आबाब कर बोला जाता है। या फिर विजारत का ऑप्शन दे दिया। विजारत क्या है? तो विजारत एक वजीर की सत्ता थी। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इतिहास में पूछे जाते थे। जो फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक जो कर को समाप्त किया था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कर हैं जो आपको मैं बताता हूँ। गैर इस्लामिक कर, कुछ महत्वपूर्ण कर निम्नलिखित। क्योंकि इसने 24 जो कष्टदायक कर थे फिरोज शाह तुगलक ने उसको समाप्त कर दिया। कितने कर को समाप्त कर दिया था? 24 कर को। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जो इस प्रकार है, उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कर हैं जो एग्जाम में और सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मंदबी। ठीक है, मंदबी कर क्या होता था? हरी घास और पत्थरों पर लगने वाला कर। क्या होता था? मंदबी कर। मंदबी कर क्या था? जो हरी घास होती थी, जो मंदबी कर था, क्योंकि ये ऐसे करते, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, ये जबरदस्ती वाले करते, जिससे कि ज्यादा, जैसे आपका ये जैसे मंदवी कर है, ये हरी घास तो हरी घास खोदना, उस पर कर लगाना, जबकि ये एक नियम के अनुसार ये गलत थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कमजोर व्यक्ति था और ज्यादा कमजोर होता था, तो उसमें 24 ऐसे कर थे जिसका कोई सिद्धांत नहीं था, इसका कोई उससे कोई इतना महत्व नहीं था, जिससे कि लोग परेशान में रहते थे और
राजा के दरबार में वो जाते भी थे और उसकी शिकायत भी करते थे। तो इसने क्या सोचा, जो 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 कर थे, इसने देखा ये 24 कार हैं, ये कष्टदायक कार हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, इससे लोग बाग यहाँ परेशान हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायी कारों को समाप्त कर दिया था, जिनमें महत्वपूर्ण है मंदवी कर। मंदवी कर क्या था, ये हरी घास, ठीक है, हरी घास और पत्थरों पर लगने वाला कर था। जो आप हरी घास यदि घास काटते हैं या पत्र थे, जो पत्र थे उन पर कल लगाया जाता था, उसको बोला जाता था मंदविकार। डलगले, ठीक है, बाजरा, ठीक है, डलगले बाजरा, ये बाजरों पर लगने वाला कर था। और तीसरा जमीरे तरफ, ठीक है, जमीरे तरफ क्या था, जमीरे तरफ मनोरंजन पर कर लगने वाला ये टैक्स था। क्या था, जमीरे तरफ। उसके बाद में गुल फरोसी, गुल फरोसी ऐसे कर था जो फूलों पर बिक्री पर कर लिया लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, फूल फरोसी। उसके बाद में गुल फरोसी, ठीक है, ये गुल फरोसी फूलों की बिक्री पर लगने वाला कर था। और महाफरोसी मछलियों पर कर लगने वाला कर था। और मुसदरात अर्थदंड के रूप में लगने वाला कर, जब व्यक्ति को एक तो दंड मिलता था उस पर एक फिर कर भी लगाया जाता था, क्योंकि एक तो दंड मिलता था उस पर एक अर्थदंड का कर भी लगाया जाता था, इसलिए उसको बोला जाता है मुसदरात, ठीक है, अर्थदंड के रूप में लगने वाला कर। कबाबी, ठीक है, कबाब पर बिक्री लगने वाला कर, ठीक है, जो कबाब बनता है, जो मांस का द्वारा बना जाता है कबाब, तो उस कबाब को जो कोई बेचता था तो उस पर भी बिक्री करने वाला कर लगाया जाता था। तो ये एग्जाम में क्या पूछता है, आपको बताता हूँ सिंपल सा, मंदवी, ठीक है, जैसे मंदवी क्या है, तो मंदवी क्या है ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें मंदवी क्या है जो आपको जानकारी होगी तो आप इसको स्टूडेंट को जानकारी रहती है। तो क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में सवाल ऐसे उठापट बोलते हैं, जैसे जमीर तरफ, टलगले बजरा, गुल फरोसी, माँ फरोसी, मुस्तरार, कबाबी, तो ये इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपको थोड़ा सा देखने के बाद में आपको पता पड़ जाएगी। तो ये जैसे मंदवी, मंदवी दे दिया, मंदवी क्या है, ठीक है, तो मंदवी आपको जानकारी रहेगी तो आप जब भी कर सकते हैं। तो मंदवी क्या है, हरी घास पत्थरों का लगने वाला कर था, ठीक है। डलगले बाजरा, तो इसमें बाजरा आ रहा है तो बाजरा पर लगने वाला कर है, ठीक है, यहाँ से आपको पता पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में ये हार्ड है, जमीरे तरफ, ठीक है, जमीरे तरफ, ये हार्ड है, जमीरे तरफ। जमीरे तरफ क्या होता, मनोरंजन, मनोरंजन कर था। और जैसे गुल है, ठीक है, गुल, ये गुल फरोसी, ठीक है, गुल से गुलाब है, तो गुलाब का मतलब गुलाब है, फूल है, तो आप यहाँ कर सकते हैं, गुल से गुलाब, फूलों पर लगने वाला कर गुल फरोसी। और जैसे महा, महा से महा फरोसी, फरोसी भी बिक्री कर है, ठीक है, बिक्री कर पे लगने वाला, फरोसी मतलब बिक्री कर लगने वाला। और गुल का मतलब गुलाब, गुलाब क्या होता है, फूल होता है, तो फूलों की बिक्री पर कर लगने वाला कर लगने वाला कर मतलब टैक्स। और महाफरोसी, तो महा से मछली, ये आ गई मछली, मैं से महा से मछली, तो फरोसी से वही बिक्री पे करने वाला कर। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको पता पड़ जाएगी। या मुस्तरब, ये भी हार्ड है, ठीक है, मुस्तरब, मुस्तराब आदम के रूप में लगने वाला कर। अब जैसे ये भी आसान है, ठीक है, कबाबी, कबाबी से कबाब, कबाब की बिक्री पर लगने वाला कर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके बारे में आपको अब आता है कि इस्लामिक कानून के आधार पर, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक कानून के आधार पर 4 कर निकाले थे, जिसमें आपका खुम्स कर, जकात कर, जजिया कर और खराज कर, ठीक है। और जो शरीयत के अनुसार, इस्लामी के अनुसार या शरीयत के अनुसार 4 कर दी। अब आता है खराज कर, ठीक है, ये मोटा सा बता रहा हूं मैं, मोटा मोटा सा। खराज कर क्या है, जो खराज कर था ये लगान पर कर लगाया जाता था, लगान पर टैक्स लगाया जाता था। तो खराज कर का ऑप्शन दे देंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, तो इसमें लगान, ठीक है, लगान पर टैक्स लगने वाला कर को खराज कर बोला जाता है, जो 1/5 से 1/3 भाग था। उसके बाद में खुम्स कर, खुम्स कर था जो युद्ध से, जो कहीं भी कोई आक्रमण करता था, जो युद्ध से जो लूटा हुआ जो माल, ठीक है, लूटा हुआ माल जो लिया जाता था वो कुछ परसेंट सुल्तान के पास जाता था, ठीक है, युद्ध से लूटा गया जो धन था सुल्तान के 1/5 भाग जाता था, जो युद्ध से लूटा हुआ माल था राजकोष में, ठीक है।
और जजिया कर वही है जो हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाया जाता था, उसको जजिया कर। अब जकात कर तब क्या था कि जकात कर 2.5% जो मुसलमान लोग थे, ठीक है, मुसलमान से लोग से लिया जाता था ये कर, कौन सा, जकात कर। अब ये मैंने आपको मोटा मोटा आपको बता दिया है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक उलेमा वर्ग, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई विभाग के लिए, कृषि में इसमें काफ़ी बड़ा योगदान था। और आपका जो हरियाणा और पंजाब, ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा और पंजाब में ये ऐसा क्षेत्र था, इसमें पानी कमी हो गई थी, जिससे इस पानी की कमी दूर करने के लिए उसने यमुना नदी और सतलज नदी से 5 नहरें निकलवाई थी। और ऐसे 5 नहरें में जो प्रमुख नहरें थी, राजबाई या उलुग खानी नहरें प्रमुख थी। तो इस क्षेत्र में जब निकलवाने के बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैदावार हुई, किसान खुश हुए, जिससे कि वहाँ से जो सिंचाई करी जाती थी, तो सिंचाई करने के बाद में एक उनको कर देना पड़ता था, किसको कर देना पड़ता था, वहाँ के किसानों को। और कर देने के बाद में जो वहाँ से, और इसका एक बात और है, जो सिंचाई विभाग का जो विवरण दिया है तारीख फिरोज शाही, ठीक है, तारीख फिरोज शाही में सिंचाई विभाग के बारे में उल्लेख है, ठीक है, इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, तारीख फिरोज शाही में मिलता है इसके बारे में, क्योंकि इसने 5 नहरें बनवाई थी और ये नहरें निकलवाई थी यमुना और सतलज नदी के यमुना और सतलज नदी में निकाली थी जो नहरें, और 5 नहरें निकाली थी। इसमें 2 प्रमुख नहरें थी, जिसमें राजबाई और उलुग खानी नहरें थी। और जब निकलवाने के बाद में यहाँ सिंचाई जब अच्छी होने लगी, पैदावार अच्छी होने लगी, तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। और प्रति वर्ष जो टैक्स लगता था, तो भी मतलब प्रति वर्ष जो सुल्तान की आय थी वो 2 लाख टन का थी, ठीक है। यहाँ से सिंचाई तो किसान से जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, वो सिंचाई भी करते थे, पानी लगाते थे नहरों में से, ठीक है। तो नहरों में पानी लगाने के बाद में खेत में पानी जाता था। सिंपल सी मैं तो बताता हूँ, जब जैसे हमारे यहाँ पे नहर है, ठीक है, पास में, ठीक है, हमारे गाँव में रियल में पास में नहर है, वहाँ से हम सिंचाई करते हैं खेत के लिए, ठीक। और जो खेत के लिए सिंचाई करते हैं, तो वो सिंचाई करने के बाद में बीघा पर टैक्स लगता है, वही जो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में अब भी कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसे लेती है। अब तो 8-10 साल से पैसा नहीं जा रहा है, जिससे कि थोड़ा से अलग जाता है थोड़ा घना साल में। तो पहले क्या था कि हम नहर के पानी लगाते थे, तो उसमें एक अमीन आता था, ठीक है, कौन आता था, अमीन आता था। और अमीन आने के बाद में जो वो पैसे बताता था, उसके अनुसार पैसे हम अमीन को दे देते, और अमीन पैसे को पहुंचाता था राजकोष में, जो राज्य या केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इस प्रकार ऐसा ही हिसाब था। जब वहाँ के किसान थे, कहाँ के, हिसार, जो हिसार मतलब हांसी पंजाब में, और सिरसा हरियाणा क्षेत्र में, तो वहाँ सिंचाई करते थे। तो सिंचाई में वहाँ के लोग, जो किसान लोग थे, टैक्स देते थे। तो टैक्स देने के बाद में जो प्रति वर्ष टैक्स बनता था उनका, वो बनता था आपका प्रति वर्ष सिंचाई कार्य से टैक्स प्राप्त होता था 2 लाख टन का आय आती थी। और फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने आय व्यय को लेखा जोखा, अर्थात आय व्यय का एक रजिस्टर तैयार करवाया था, ठीक है। ये ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसे आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया था। और रजिस्टर तैयार करने के बाद में इस पे एक नियुक्ति की थी, जिसका नाम था इस कार्य संभालने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन, ठीक है, खास ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था, जो आय व्यय का लेखा अर्थात आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया था। तो उसका कार्य को किसको सौंपा था, ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब अफीम क्या बोलते हैं इस सिंचाई के मामले में, केवल 2 आव की वार्षिक आय, केवल 2 आव की वार्षिक आय 80 लाख टन का थी। और जबकि दिल्ली की, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि केवल जो 2 आव का भाग था, वही 2 आव सिंचाई वाला, ठीक है, यमुना सतलज वाला गंगा वाला, जिसमें हम वर्तमान में हम 2 आव में ही आते हैं, तो वो अलग बात है। तो 2 आव वाला जो स्थान था, उसके एक साल में जो नहरें से जो एक साल में टैक्स लिया बनता था, वो 80 लाख रुपया बनता था। और जबकि दिल्ली का वार्षिक आय बनता था 6 करोड़ 85 लाख बनता था। भाई 2 आव वाला जो क्षेत्र था, उससे बनता था, जब टैक्स लिया जाता सिंचाई कर, वो 80 लाख टन का लिया जाता था।
80 लाख टन का बनता था एक वर्ष का, वार्षिक वर्ष का। और जो दिल्ली का क्षेत्र था, ठीक है, वार्षिक आय बनती थी 6 करोड़ 85 लाख टन का। उसके बाद में मैन लॉर्ड ने भी इसके बारे में बताया है कि दिल्ली की आय 6 करोड़ 75 लाख टन का बताई है, ठीक है। अब देखिए इस बार मोहम्मद मतलब फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक उलेमा वर्ग अनुमति से सिंचाई कर लागू किया था। किसकी अनुमति से? धार्मिक उलेमा, क्योंकि इसकी मुफ्ती और जो काजी थे वो उलेमा वर्ग लोग ही थे, नियुक्त किया था, तो उनके अनुसार इसने सिंचाई कर लागू किया था, जिसे क्या बोला जाता है? हक ए सर कहा जाता है। सिंचाई कर की उपज का 1/10 भाग, तो सिंचाई कर की उपज का कितने भाग? 1/10 भाग थी, ठीक है। और सुल्तान ने हांसी किसमें है? पंजाब में, और सिरसा किसमें है? हरियाणा में के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए यमुना, किससे? यमुना और सतलज नदी से, ठीक है, यमुना और सतलज नदी से 5 नहरें, कितनी नहरें निकलवाई थी इसने? 5 नहरें निकलवाई थी, और जिनमें राजवाही और आपकी अलुखानी नहरें प्रमुख थी। कौन कौन सी? राजवाही, अलुखानी नहरें प्रमुख थी। इन नहरों का विवरण तारीख फिरोज शाही, क्योंकि जो सिंचाई के मामले में नहरों का विवरण किसमें दिया गया है? तारीख फिरोज शाही में मिलता है। इनसे सिंचाई करने से कर देना पड़ता था, जो सिंचाई करते थे उसको कर देना पड़ता था, और पृथ्वी पर सिंचाई का 20 लाख टन का, कितनी? 20 लाख टन का आई थी, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत की आय व्यय तथा लेखा जोखा अर्थात आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया, और इस कार्य करने के लिए किसको सौंपा? ख्वाजा हिसामुद्दीन को। किसको सौंपा? ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा, ठीक है, कौन जो लेखा जोखा था। उसके बाद में अफीम ने इस सिंचाई मामले में और फिरोज शाह तुगलक के मामले जो बताया है कि अफीम के अनुसार केवल 2 आब, ठीक है, तो 2 आब की एक वर्ष की आय थी 80 लाख रुपए, ठीक है, और दिल्ली की वार्षिक आय थी 6 करोड़ 85 लाख रुपए टन का थी। ये किसने बताया है? अफीम ने बताया है। और मॉललैंड ने क्या बताया? जो दिल्ली की आय थी 6 करोड़ 75 लाख टन का, ठीक है भाई। अफीम ने 6 करोड़ 85 लाख बताया है दिल्ली का, और 2 आपका जो आय बताई है उसने 80 लाख रुपए बताई है, मतलब वार्षिक एक वर्ष में। और मैन लॉर्ड ने दिल्ली का 6 करोड़ 75 लाख बताया किसने? अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि सिंचाई विभाग में जो 5 नहरें जो बनवाई थी, किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और उनमें से 2 मुख्य नाम थे नहरों के, उनके क्या थे? राजवाही तथा अलुखानी नहरें, ठीक है। ये कहाँ से निकलवाई थी? यमुना नदी से और सरस्वती नदी से। उसके बाद में ये जो सूखाग्रस्त पड़ा था, कमी को दूर करने के लिए कहाँ से? हांसी पंजाब और सिरसा हरियाणा क्षेत्र से पानी की कमी को दूर करने के लिए ये नहरें निकलवाई गई थी, ठीक है। और सिंचाई कर पर लागू, सिंचाई कर पर लागू जो सिंचाई कर की जो धार्मिक उलेमा अनुमति से सिंचाई कर लागू किया गया था, जिससे जो सिंचाई कर था उसको क्या बोला जाता था? हके सर्व। ये क्वेश्चन बोला जाता है, ये वाला हके सर्व क्या है? ये सिंचाई कर पर लागू किया गया था, जिसे हके सर्व कहा जाता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजवाही तथा अलुखानी, ये क्या थी? तो ये नहरें थी, ठीक है, जिसने फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इसका वर्णन किस में दिया जाता है? तारीख फिरोज शाह, जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, और जिसने अफीम ने भी एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, और जिसका प्रति वर्ष एक वर्ष का कितना था? 2 लाख टन का आय थी, ठीक। उसके बाद में जो ये लेखा जोखा करने के लिए आय व्यय को रजिस्टर तैयार करवाता है फिरोज शाह तुगलक, और उस पर नियुक्त किसको करता है? ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपता है। किसको? ख्वाजा हिसामुद्दीन सौंपता है। अफीम ने क्या बोला है? दो आपका क्षेत्र था जो वार्षिक कर लिया जाता था सिंचाई कर, वहां से 85 या 80 लाख टन का थी। कहाँ पर? 2 आब वाले क्षेत्र पर 80 लाख टन का आय आती थी एक वर्ष में। और जो दिल्ली का क्षेत्र है, वो दिल्ली का क्षेत्र में 6 करोड़ 85 लाख टन का आता था। फिर मॉललैंड ने भी इसके बारे में बताया है, दिल्ली की आय जो बताई थी ना 6 करोड़ 75 लाख टन का बताई है, किसने? मॉललैंड ने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो राजवाही है, अलुखानी है, और हक ए सरब सिंचाई करता है, हक ए सरब को सिंचाई कर कहा जाता था। उपज का कितना? 1/10 भाग लिया जाता था, ठीक है। और इसका गुण किसमें मिलता है? तारीख फिरोज शाही में, ठीक। और अफीम ने क्या बोला है? ये अफीम ने 80 लाख बोला है 2 आब पर,
और दिल्ली पर 6,75,00,000 बोला। मोहनलाल ने क्या बोला है, दिल्ली पर 6,75,00,000 टन का बोला है, ठीक है। और लेखा जोखा आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया था, और रजिस्टर तैयार करने के बाद में यह किसको नियुक्त करता है इस काम के लिए, ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण करवाए थे, इसलिए ये फिरोज शाह तुगलक जो प्रसिद्धि मिली थी सार्वजनिक निर्माण, जैसे आप किसी ने मरम्मत के लिए जो इमारतें थी वो मरम्मत करवाई थी, उसके बाद में नहरें खुदवाई थी, उसके बाद में इसने कुएं भी खुदवाए थे, और काफ़ी जो आज वर्तमान में जिले हैं और वर्तमान में शहर हैं वो भी बसवाए थे, क्योंकि उल्लेख मिलता है इसने 300 नए नगर बसाए थे, ठीक है। किसने 300 नए नगर बसाए थे, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और आपके दिल्ली के निकट 1200, ठीक है, 1200 बाग लगवाए थे, जिनसे आय होती थी 1,80,000 टन का प्रति वर्ष आय होती थी, ये इसने काम करवाए। और 90 कुएं खुदवाए और पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाई थी, किसने, जो उल्लेख मिलता है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ काम जो कुतुब मीनार है उसमें भी काम करवाया था 5वीं मंजिल में। अब है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। सार्वजनिक निर्माण कार्य, जैसे इसने नहरें बनवाना, कुएं खुदवाना और इमारतों को मरम्मत करवाना, उसके बाद में शहरें बसाना, और उसके बाद में इसने ऐसे जो सार्वजनिक काम थे जो मतलब जनता के हित में काम थे, तो वो इसलिए ये प्रसिद्ध है क्योंकि इसने सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जिसका विवरण उसकी आत्मकथा के अतिरिक्त, इसका विवरण किसमें मिलता है, तारीख फिरोजशाही, जो फिरोजशाही तुगलक की आत्मकथा थी। और इसके बाद इसके अतिरिक्त भी एक लेखक है फरिश्ता की ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, किसका, फिरोज शाह तुगलक का। ये सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए जो कार्य कराए थे इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा 300 नए शहर बसाए जाने का उल्लेख मिलता है, जिनमें फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला सबसे प्रमुख थे। और इसके अतिरिक्त इसने फतेहाबाद जो दिल्ली के निकट है, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। हिसार, ठीक, हरियाणा में पड़ता है, ये फिरोज शाह तुगलक ने बताया। फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तथा जौना खां वही है मोहम्मद बिन तुगलक को जो वास्तविक नाम क्या है, जौना खां। इसकी स्मृति में इसने जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है इसको भी बसाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक विभाग का निर्माण करवाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था, जिसका नाम था दीवाने इमारत, ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग दीवाने इमारत की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए थे, जिससे 1,80,000 टन का प्राप्त होता था वार्षिक, एक वर्ष में। और फिरोज शाह तुगलक ने 90 कुएं खुदवाए जाने तथा पुरानी इमारतों की मरम्मत कराए जाने का उल्लेख मिलता है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दीवाने इमारत, ठीक, क्या है। तो दीवानी इमारत क्या है, एक विभाग स्थापना करता, नया विभाग बनाया था इसने, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग था ये, जो सार्वजनिक निर्माण इमारत जो बनती थी उस कार्य को देख रेख करता था दीवानी इमारत। ये यह पूछ लेता है कि दीवानी इमारत क्या जो विभाग था ये किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। या फिर दीवानी इमारत क्या था, सार्वजनिक निर्माण विभाग था, ठीक है, ये पूछ लेता है। तो या फिर फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट कितने बाग लगवाए थे, 1200 बाग लगवाए थे। इसने कितने कुएं खुदवाए थे, 90 कुएं खुदवाए थे, ठीक है। इन्होंने पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये या फिर पूछा जाता है कि 300 नए नगर हैं बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने बताए थे। तो इसमें ये ऑप्शन देगा फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला,
फतेहाबाद, ठीक है, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर। तो ये ऑप्शन दे देगा, इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा इनमें से, और एक अलग दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है या नहीं बसाया है। यदि नहीं बसाया तो अलग दे देगा, 3 सेम दे देगा, इनमें धर देगा, ठीक है। और यदि 3 गलत दे देगा, एक इनमें से दे देगा, इनमें से कौन सा नगर है जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में। फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने एक इजारा व्यवस्था लागू की थी। किसने? भू राजस्व वसूली के लिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने एक इजारा व्यवस्था लागू की थी भू राजस्व की वसूली करने के लिए। जो इजारा व्यवस्था थी, इजारा व्यवस्था कैसी थी? इजारा व्यवस्था का अर्थ था कि जो व्यापारी सबसे ऊंचे दाम पर व्यापार में बोई लगाता था, ठेका उसी को मिलता था। और जो सबसे ज़्यादा व्यापार में जाकर यदि सबसे ज़्यादा ठेकेदार उसी को ही मिलता था जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। और भू राजस्व में बोली लगाने के लिए इजारा व्यवस्था उसी को बुलाता था, क्योंकि इजारा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यापारी सबसे ऊंची बोली लगाता था, ठेका उसी को मिलता था, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इजारा व्यवस्था बोलते हैं। ये फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को कर्ज को दूर करने के लिए एक तकावी ऋण माफ किया था। और तकावी ऋण माफ किया था। तकावी ऋण में क्या है कि जब विद्रोह हो गया था, तो विद्रोह होने के बाद में, क्योंकि जब एक तकावी, मैंने पहले ही बताया था, जो तकावी ऋण क्या है। तकावी ऋण एक ऐसा ऋण था जैसे कि जब वहाँ पे अकाल पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था कई हिस्सा में, तो जो सूबेदार थे जो वसूली करते थे, तो वो वसूली वहाँ से अकाल पड़ने के बाद में कर रहे थे, क्योंकि जो किसान थे, तो अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के बाद में पैदावार कम हुई, जिससे कि किसान परेशान होने लगे, मजदूरी परेशान होने लगी, मजदूरी आने लगी। क्योंकि जब किसान अपनी फसल को उपजाऊ अच्छे बनाता है तो उसमें मजदूरी प्लस होती है, क्योंकि मजदूरी भी लोग लगते हैं। एक तो वहाँ पे अकाल पड़ गया, अकाल के बाद में जो वहाँ के खुद मुकद्दम और सूबेदार थे, क्योंकि जो सूबेदार ही वहाँ से गाँव से या किस शहर से वसूल करते थे, तो उन्होंने कोई उन पे छूट नहीं दी, ठीक है, उन्होंने किसी पे छूट नहीं दी, और वहाँ पे जबरदस्ती या पूरा ही पूरा वसूल करा। किसने? जो सूबेदार थे। हर एक गांव से, हर एक शहर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पर अकाल पड़ गया है। अकाल के पड़ने के बाद में किसान पर कम उपजाऊ जमीन भी है, अकाल उपजाऊ जमीन भी, और उसके बाद में खाने के लायक ही नाज मुश्किल से बचा था। तो किसान कुछ ऐसे थे कि उस टाइम पे काफ़ी किसान अकाल पड़ने के बाद में मृत्यु भी हो गई थी। पर वहाँ के जो सूबेदार थे, जो कर वसूलते थे, उन्हें उन पर कोई रहम नहीं किया। अब ये बात फिरोज शाह तुगलक को पता पड़ी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को पता पड़ने के बाद में, क्योंकि जब ये इतनी स्थिति खराब हो गई थी, तो किसान, एक सिंपल सी बात है, किसान विद्रोह करेंगे, तो वहां पर किसान विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। अब किसानों ने काफी विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद में सुल्तान स्वयं जाता है, और स्वयं जाने के बाद में तकावी ऋण माफ करता है। पर ये काफी देर हो गई थी, जिससे कि वहां पर काफी आंदोलन हो गया था, और तकावी ऋण माफ करने के बाद में भी वो विद्रोह शांत नहीं होता। और उसके शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे कम उपज का 1/3, ठीक है, क्योंकि उपज का 1/3 से 1/5 भाग, ठीक है, मतलब 33% से 20% तक रही, ठीक है। अब ये अब कितनी रही? भू राजस्व दर की सबसे कम रही इसकी 1/3, 1/5, मतलब 33% या 20%। किसी फिरोज शाह तुगलक के में। अब इसने एक टकसाल विभाग में एक थे कजर शाह, ठीक है, कजर शाह टकसाल का विभाग का प्रमुख बनाया गया, ठीक है, अधिकारी उसको नियुक्त किया गया। और उसके समय में 6 चीतल, ठीक है, 6 जीतल का एक सक्सनी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कैसे? 6 जीतल का सक्सनी नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और साथ के साथ 1/2 जीतल का अद्धा और 1/4 जीतल का बिक नामक के सिक्के जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और अद्धा प्लस बिक नामक तांबा का मिश्रित होता था। किसका? अद्धा तथा बिक तांबा मिश्रित चांदी के सिक्के भी चलाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था
जिसने स्वयं को खलीफा का नायब बताया और 2 बार खलीफा से मानता ली। इसने किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक स्वयं को राज्य का ट्रस्टी और इस्लामी जनता की भलाई के लिए उत्तरदायी मानता था और उसने काफी भलाई के लिए वर्ण भी किया था। अब देखो एक बात देखो, फिरोज शाह तुगलक ने भू राज वसूली की इजारा व्यवस्था लागू की थी और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी ऊंची बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। मैंने बताया था जो इजारा व्यवस्था थी, जो ऊंची बोली लगाने वाला, जो ऊंची बोली लगाता था व्यापारी, उसी को ठेका मिलता था और इसी ठेका को क्या बोला जाता है? इजारी व्यवस्था। इसी व्यवस्था को इजारी व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को कर्ज दूर करने के लिए तकावी ऋण माफ कर दिया था और इसके शासनकाल में भू राज की दर सबसे कम उपज का 1/3 और 1/5 मतलब परसेंट में 33% और 20% तक रही। और फिरोज शाह तुगलक ने एक कजर शाह नाम का एक सरदार था जो टकसाल विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था। क्या नाम था इसका? कजर शाह को टकसाल विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था। इसी के समय में 6 चीतल, ठीक है, 6 जीतल सस्कनी, ठीक है, 6 जीतल सस्कनी नामक चांदी के सिक्के तथा जारी किए तथा उसके साथ में 1/2 जीतल का अद्धा और 1/4 जीतल का बिक नामक सिक्के जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद में अद्धा तथा जो बिक नामक तांबा का एक मिश्रित होता था और मिश्रित चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह दिल्ली का एक ऐसा मात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को नायब, क्या बोला? स्वयं को नायब बताया और 2 बार खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक स्वयं को राज्य का ट्रस्ट इस्लामी जनता की भलाई के लिए उत्तरदायी मानता था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बनता है क्वेश्चन इजारा व्यवस्था, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इजारा व्यवस्था क्या थी। और मैंने बताया कि इजारा व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने चलाई थी। इजारा व्यवस्था वह व्यवस्था थी जो व्यापारी सबसे ऊंची बोली लगाता था, ठीक है, जो व्यापारी सबसे ऊंची बोली लगाता था उसी को ही ठेका मिलता था और इसी ठेका को मिलने के बाद में इसी व्यवस्था को इजारा व्यवस्था कहा जाता जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। उसके बाद में तकावी ऋण, ठीक है, तकावी ऋण ऐसा ऋण था कि इसने काफी यहाँ पे इसने काफी जो विद्रोह हुआ था, जो किसान का विद्रोह था उस टाइम पे अकाल पड़ गया था, जिससे कि वहाँ की सुबेदार उन किसानों पर बिल्कुल रहम नहीं किया और रहम नहीं करने के बाद में वहाँ किसान ने आंदोलन कर दिया, जिससे वहाँ विद्रोह हो गया, जिससे कि दरबार में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में पता पड़ा इसका कि वहाँ पे विद्रोह हो गया है और इसको विद्रोह कम करने के लिए तकावी ऋण माफ कर दिया था। किसने? ये आपके इससे पहले भी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में भी ये विद्रोह चला था। तो इस भू राज की दर इसने क्या करी? तकावी ऋण माफ करने के बाद में भू राज की दर सबसे कम करी, जो 1/3 भाग और 1/5 भाग और परसेंट में जो प्रतिशतता 33% से 20% तक रही। किसके? फिरोज शाह तुगलक के भू राज की दर सबसे कम इसके ही शासनकाल में रही थी, 1/3 से 1/5 भाग, ठीक है, 33% से 20% रही। उसके बाद में इस टकसाल विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था किसको? कजर शाह को। और कजर शाह को उसी के शासनकाल में ही, क्योंकि जब किसके फिरोज शाह तुगलक के जो टकसाल विभाग था, टकसाल विभाग दिल्ली में ही था, ठीक है, तो कजर शाह को इसको नियुक्त किया टकसाल विभाग का अध्यक्ष और मतलब प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद में इसने ससनी इस नाम से सिक्के चलाए थे चांदी के, ससगनी नाम के सिक्के जारी किए थे इसने, जो 6 चीतल के बराबर था। उसके बाद में सिक्के जारी करने के बाद में फिर इसने क्या करा? चांदी के सिक्के जारी किए थे। साथ ही साथ इसने 1/2 चीतल का अद्धा और 1/4 जीतल का बिक नाम के सिक्के जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और एक बात और, अद्धा तथा बिक नाम के तांबे का मिश्रित था, वो चांदी के सिक्के जारी किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये स्वयं को ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा और नायब, ठीक है, बताया और 2 बार खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त की, क्योंकि ये 2 बार सिंहासन बैठा था, एक थट्टा के निकट 22 मार्च 1351 में। उसके बाद में फिर दूसरी बार इसने मान्यता प्राप्त की जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, वो अगस्त
1351 में बैठा। तो ये 2 बार इसने इसकी राज्याभिषेक हुआ और 2 बार इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। और ये फिरोज शाह तुगलक स्वयं को राज्य का ट्रस्टी या इस्लामी जनता की भलाई के लिए द्वारा उत्तरदायी मानता है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे, क्योंकि इसके सार्वजनिक निर्माण काफ़ी थे, जिससे कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ से बताया है। और थोड़ा सा एक पॉइंट इसके महत्वपूर्ण कुछ और कार्य भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने भलाई हेतु निम्नलिखित कार्य किए थे, जिसमें एक था दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात क्या था? दीवाने खैरात ऐसा था जो गरीब महिलाएं और गरीब विधवा थी, जिनको ये एवं असहायों की, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उसकी सहायता के उद्देश्य से इसलिए इसने एक विभाग की स्थापना करी, जिस विभाग का नाम था दीवाने खैरात। ठीक है, एक नामक अनुदान स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्योंकि दीवाने खैरात था गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह। ठीक है, दीवाने खैरात का मतलब है गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह तथा विधवाओं एवं असहायों की सहायता देने के उद्देश्य से दीवाने खैरात नामक अनुदान स्थापित किया था किसने? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद में दीवाने इस्तिताक। ठीक है, दीवाने इस्तिताक था कि ये एक वृद्धों जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको पेंशन देने के लिए ये एक विभाग स्थापित किया था, जिसका नाम था दीवाने इस्तिताक नामक पेंशन विभाग था, जिसने फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक विभाग स्थापित किया था दारुल शफा नामक एक औषधालय स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को रोजगार देने के लिए इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और दासों का अत्यधिक शौकीन था, जिससे समय सर्वाधिक दास इसके थे 1,80,000 दास थे। किसके पास में? फिरोज शाह तुगलक के बाद में। और इस दासों के विभाग के लिए इसने एक विभाग स्थापित किया था, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। क्या था? दीवाने बंदगान था। और दीवाने बंदगान किसके लिए था? इस दासों के लिए था। इस दासों का शौकीन था फिरोज शाह तुगलक। ये दास विभाग था और इसने स्थापित किया था इसलिए क्योंकि दास थे इसी में रहते थे, एक विभाग स्थापित किया था। और अफीम ने क्या बोला है कि इसके जो परमानेंट, इसके जो सबसे ज्यादा निजी सेवक के रूप में जो दास थे 40,000। ठीक है, 40,000 दास इसके हर समय पास के इर्द रहते थे, और जिनको एक वर्ष में ये 100 टंका देता था फिरोज शाह तुगलक। ये किसने बोला? ये अफीम ने बोला है। एक बार देख लें, भलाई हेतु निम्नलिखित कार्य है। ठीक है, गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए विवाह तथा विधवाओं तथा असहायों की सहायता देने के उद्देश्य से इसने एक विभाग की स्थापना करी, जिसका नाम था दीवाने खैरात नामक अनुदान स्थापित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नंबर 2, वृद्धों को पेंशन हेतु दीवाने इस्तिताक नामक पेंशन विभाग की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नंबर 3, निःशुल्क चिकित्सा के लिए दारुल शफा, ठीक है, नामक औषधालय अस्पताल बनाया था। ये किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नंबर 4, बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर स्थापित किए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और नोट में फिरोज शाह तुगलक दासों का अत्यधिक शौकीन था। इसके समय सर्वाधिक 1 लाख कितने? 1,80,000 दास थे। इसने एक पृथक दास विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवाने बंदगान स्थापित किया था। और अफीम क्या कहता है इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि सुल्तान ने 40,000 दासों को निजी सेवक के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें 100 टंका प्रतिवर्ष वेतन देता था। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन है कि दीवाने खैरात क्या है, ठीक है, दीवाने इस्तिताक क्या है, दारुल शफा क्या है, दीवाने बंद क्या है। तो इनके बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी जाते हैं दीवाने खैरात की स्थापना किसने करी थी विभाग की? तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल शफा की स्थापना किसी विभाग की किसी करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। रोजगार दफ्तर के सबसे प्रथम युवाओं को रोजगार दफ्तर खुलवाए थे किसने खुलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दासों का शौकीन था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कितने दास थे?
80,000, ठीक है। और जिसने एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान दासों के लिए, दीवाने बंदगान किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और इसके निजी दासों जिसके इर्द गिर्द दास रहते थे, निजी दास कितने रहते थे? 40,000 दास रहते थे निजी, जिनको वेतन कितना देता था? 100 टंका प्रति वर्ष देता था। ये किसने बोला है? अफीम ने बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये काफी मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिससे कि काफी दिक्कतें आती हैं पढ़ने में भी, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो से भी काफी दिक्कत होती है, एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े भाग में इसको पढ़ाऊंगा। अब आगे जब आऊंगा फिरोज शाह तुगलक के सैन्य व्यवस्था एवं फिरोज शाह के सैन्य व्यवस्था एवं विदेशी नीति, ठीक है। तो उसी में ही इसका फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक एवं तैमूरलंग, क्योंकि इसके छोटे छोटे यहाँ के पतन होता रहता है। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा जो आपकी, ये तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने बताया है। अब फिरोज शाह तुगलक के सैन्य व्यवस्था एवं विदेश नीति, और उसी में ही फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी वीडियो में फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में क्या आता है? तुगलक के बाद में आता है आपका वही सैयद वंश, ठीक है, चौथा वंश। और सैयद वंश को पता ही है, सैयद वंश चला था 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी में। और पहला जो शासक था सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था, जो आप लोगों को पता है। और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही जो 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, वो आगे है, मैं आपको बताऊंगा। और KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करें। और जो भी कोई परेशानी हो, जो आपको बताया है, मेरा पर्सनल नंबर है 80 57 62 22 69, 80 57 62 22 69, मेरा ही पर्सनल नंबर, उस पर डाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन है हिस्ट्री का। जो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जो भी हिस्ट्री का आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट्सएप पे, मैं उसका जवाब ठीक सटीक दूं। क्योंकि देखो ऐसा है कि मैं इतना जो आप लोगों के माध्यम से ही मैं कुछ सीखा हूँ, मैं गुरुजी के माध्यम से ही मैंने पढ़ाया है कि छोटा बड़ा ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, मेरा तो एक सिद्धांत है, छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। और जितना ही कोशिश है, जो मेरा लाख कोई क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। पर्सनल नंबर है मेरा 80 57 62 69। और मेरा टेलीग्राम है KPS, जो टेलीग्राम ग्रुप है KPS 80 57, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, या KPS अकेडमी हिस्ट्री भी उस पर सर्च करके टेलीग्राम पर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो किसी का में क्लास नहीं देख पाया तो मैं इस पर टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, जिसके आप सभी लोगों का सपोर्ट मिले और सपोर्ट मिलता रहे ऐसे ही। धन्यवाद।